हेलो दोस्तों, उमाकांत यादव सर जी एस क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास के सेशन में औरंगजेब आलमगीर के बारे में चर्चा कर रहे थे और आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे कि मुगल काल परिदृश्य क्या रहा है, शासन व्यवस्था, कृषि व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, साहित्य की व्यवस्था, स्थापत्य कला क्या रहा है, चित्रकला क्या रही है मुगल काल की। क्योंकि 1707 ईस्वी में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो वहीं से हमारा मध्यकालीन भारत का इतिहास समाप्त होता है और हम प्रवेश कर जाते हैं आधुनिक भारत के इतिहास की तरफ। ठीक, तो अब जो उत्तरवर्ती मुगल सम्राट आए हुए हैं बहादुर शाह प्रथम के बाद से, सबको हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास की कक्षाओं में पढ़ेंगे। इसमें हम 1707 औरंगजेब तक ही जो मुगल काल का परिदृश्य रहा है, बाबर, हुमायूं, अकबर, इसके बाद जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब को जो इनके बीच में कलाएं रही हैं, केंद्रीय प्रशासन रहा, अर्थव्यवस्था रहा, साहित्य रहा, चित्रकला की व्यवस्थाएं रही, सैन्य व्यवस्था रहा, ये सारी चीजों को हमको आज अध्ययन करना है इस सेशन में। तो आज हम लोग बात करेंगे मुगल जो काल परिदृश्य रहा है, इसमें केंद्रीय प्रशासन क्या रहा है। 1526 से जब से बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में जीता और इसके बाद से मुगल साम्राज्य की स्थापना किया और तब से लेकर के 1707 यानी 1526 से लेकर के और 1707 तक लगभग 300 सालों तक जो ये परिदृश्य रहा है, क्या रहा है, 200 सालों तक, लगभग 2 से 3 सालों तक का जो परिदृश्य रहा है, क्या रहा है, हम इसमें देखेंगे कि मुगल काल में क्या स्थिति रही है इन सारी चीजों के। तो इसमें पहला आता है मुगल परिदृश्य में केंद्रीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन, यहाँ पर जो मुख्य प्रशासन का केंद्र हुआ करता था, प्रशासक हुआ करता था, वो स्वयं बादशाह हुआ करता था, जो अधिपति हुआ करता था प्रशासन का। बादशाह ही प्रधान सेनापति भी हुआ करता था, यानी सेनापतियों के बाद उसका प्रधान सेनापति का स्थान होता था। स्वयं बादशाह जब आदेश देता था किसी चीज को तो उसको सेनाओं को करना पड़ता था, सेना के जो और अन्य अधिकारी हुआ करते थे। फिर बादशाह ही सर्वोच्च न्यायाधीश भी हुआ करता था। कोई भी मामला कोर्ट से निकलने के बाद उस समय में काजी हुआ करते थे कोर्ट को देखने के लिए, भी हम लोग आएंगे, आगे पढ़ेंगे उसके बारे में भी। तो उसके बाद अगर किसी का स्थान होता था तो सर्वोच्च न्यायाधीश का जो कार्य करता था तो बादशाह ही करता था। इसके बाद ज्यादातर जो बादशाह का कार्य था इस्लाम का संरक्षण। ठीक, इस्लाम के संरक्षण देना, इस्लाम धर्म को उसका संरक्षक के रूप में काम करना, उसको आगे तक बढ़ावा देना, ये बादशाह के काम हुआ करते थे। फिर केंद्रीय प्रशासन में प्रशासन को चलाने के लिए अन्य अधिकारियों की भी नियुक्ति की जाती थी। इसमें जो सबसे बड़ा केंद्रीय प्रशासन का प्रशासनिक अधिकारी हुआ करता था उसका नाम था वकील। ठीक, उसको वकील कहा जाता था। ये मंत्रियों की नियुक्ति भी करता था और उनको हटाने का भी इसका कार्य हुआ करता था। ठीक, किसकी? वकील की। लेकिन धीरे धीरे समय बदलने के साथ अकबर ने अपने शासनकाल में क्या किया कि जो वकील का पोस्ट हुआ करता था, बैरम खां के जो उसका संरक्षक रहा, उसके मृत्यु के बाद उसने इसी पोस्ट को बदल दिया। इसने दीवाने वजारत एक कुल की स्थापना की। क्या? दीवाने वजारत एक कुल की स्थापना कर दिया, जिसमें दीवाने या वजीर होने लगे। वकील की जगह पर क्या होने लगे? दीवान या वजीर। वजीर को ही प्रधानमंत्री भी कहा जाता है। कभी कभी आप भाषणों में सुने होंगे कि जो मोहम्मद ओवैसी साहब हैं, ये प्रधानमंत्री को कहते हैं हमारे वजीर आजम। हमारे वजीर आजम का मतलब हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो वजीर का मतलब यहाँ प्रधान से ही है, दीवान का मतलब हेड हो जाता है। ठीक, तो इसमें दीवाने वजारत यानी दीवान या इसी को वजीर का पद बनाया गया, जिसमें बहुत अकबर के समय में भी कई वजीर हुए, लेकिन सबसे लंबा जो मुगल काल में वजीर का पद निभाया है तो वो असद खां रहा है। क्योंकि 1681 के अभियान के दौरान जब से औरंगजेब दक्षिण भारत गया, और हमने बताया कि दक्षिण भारत ही उसकी कब्र थी और वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई, कब्र ही माना जाता है दक्षिण भारत के अभियानों पे।
1681 से औरंगजेब जब से गया दक्षिण भारत, उसके अभियानों पर ही वहीं पर रहा और 1707 में उसकी दक्षिण भारत में ही मृत्यु हो गई। उसका मकबरा दौलताबाद में बनाया गया, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक, तो जब से हो गया था उसके पहले से ही था। लगभग 31 सालों तक दिल्ली में मुगल सिंहासन जो था उसको संभालने का काम एक वजीर के रूप में असद खान ने ही किया था। तो सबसे लंबा कार्यकाल वजीर के रूप में असद खान का था। तो आइए हम लोग एक एक करके देखते चले। इसके बाद हम लोग मुगलों की सैन्य व्यवस्था, मनसबदारी व्यवस्था, हर चीज को एक एक करके देखेंगे। तो समझते हुए चलिए, लिखिएगा आज मुगल परिदृश्य केंद्रीय प्रशासन। मुगल परिदृश्य केंद्रीय प्रशासन। मुगल परिदृश्य केंद्रीय प्रशासन लिखेंगे। इसमें शासन का अधिपति मुगल प्रशासन में शासन का अधिपति जो हुआ करता था वो था बादशाह होता था। आगे लिखेंगे स्टार बनाकर इसी में, बादशाह अन्य पदों के रूप में भी कार्य करता था। कौन कौन से थे देखेंगे। नीचे लिखेंगे प्रधान सेनापति का भी कार्य करता था। सेनाओं को कंट्रोल करना, कैसे सेनाओं की भर्ती होगी, कैसे उनको क्या दिया जाएगा, इन सारी चीजों की व्यवस्थाएं। फिर दूसरा सर्वोच्च न्यायाधीश के रूप में काम करता था, यानी न्यायालय के बाद भी सर्वोच्च न्यायाधीश, यानी अंतिम निर्णय बादशाह का ही हुआ करता था किसी भी चीज में। आगे की तरफ लिखेंगे इसमें इस्लाम का संरक्षक। नीचे से लिख लेंगे इस्लाम का संरक्षक। अन्य कार्य जो हुआ करता था इसका, इस्लाम का संरक्षक। ये कौन पद संभालता था? इतने का संरक्षक के रूप में ये बादशाह का ही कार्य हुआ करता था कि वो प्रधान सेनापति भी, सर्वोच्च न्यायाधीश के रूप में भी और इस्लाम के संरक्षक के रूप में भी इसको संभालता था। आगे लिखेंगे स्टार बनाकर लिखेंगे मुगल काल के प्रशासनिक संचालन के लिए, मुगल काल के प्रशासन के संचालन के लिए प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। 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 प्रशासनिक अधिकारियों की क्या की जाती थी? नियुक्ति की जाती थी। आगे की तरफ लिखेंगे हम लोग इसको मिटाने के बाद लिखेंगे आगे सम्राट के शासन के बाद, स्टार बनाकर लिखेंगे सम्राट के शासन के बाद। सम्राट के शासन के बाद, सम्राट के शासन के बाद, सम्राट के शासन के बाद शासन के कार्यों को, शासन के कार्यों को सम्राट के शासन के बाद शासन के कार्यों को संचालन करने वाला
मुख्य अधिकारी जो हुआ करता था वकील था। हमने पहले भी बताया कि जो प्रशासन के बाद मुख्य अधिकारी हुआ करते थे वकील हुआ करते थे, और इसका कार्य था, वकील का कार्य होता था मंत्रियों की नियुक्ति करना और मंत्रियों को हटाना। तो इनका कार्य लिख लेंगे, कार्य। ठीक, इसका कार्य होता था मंत्रियों की नियुक्ति करना, मंत्रियों की नियुक्ति करना, मंत्रियों को उनके पद से हटाना, ये मंत्रियों की नियुक्ति करता था या तो उनके पद से हटाने का कार्य करता था कौन? वकील। ये सम्राट के शासन के कार्यों को क्या करता था? संचालन करने वाला मुख्य अधिकारी हुआ करता था। ठीक, आगे की तरफ देखेंगे इसमें हम, ये जो वकील का पोस्ट रहा है अकबर ने बैरम खां के, जब तक बैरम खां अकबर का संरक्षक रहा 1556 से 60 तक, तब तक तो इसको बनाए रखा। लेकिन बैरम खां के मृत्यु के बाद इसने क्या किया कि अकबर ने इसी पोस्ट को बदल करके दीवाने वजारत ए कुल की स्थापना कर दिया। तो यहाँ पर लिखेंगे, स्टार बनाकर लिखेंगे, अकबर ने बैरम खां की मृत्यु के बाद बैरम खां के मृत्यु के बाद वकील की पद को नए रूप में सृजित किया। क्या किया सृजित? नीचे लिखेंगे दीवान ए वजारत ए कुल। दीवान ए वजारत ए कुल के रूप में क्या किया? सृजित किया, जिसे कहा जाता था दीवान या वजीर। प्रधान, दीवान का मतलब यहाँ प्रधान से है, मुखिया, हेड। वजीर का मतलब प्रधानमंत्री होता है। ठीक, तो दीवान ए वजारत ए कुल की स्थापना किया किसने? अकबर ने। कब? बैरम खां के मृत्यु के बाद। जो वकील का पोस्ट हुआ करता था इसको कर दिया। अब दीवान या वजीर के कार्य क्या हुआ करते थे? ठीक, थोड़ा इसको नोट कर लिया जाए। जो दीवान और वजीर हुआ करते थे इनके क्या कार्य थे? कहीं भी कोई भी शब्द अगर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। ठीक, नोट करिएगा आगे। इसमें दीवान या वजीर के कार्य मुगल काल में दीवान या वजीर के कार्य दीवान या वजीर के कार्य क्या हुआ करते थे? ठीक, लिखेंगे राजस्व का नियंत्रण एवं वित्तीय विभाग। राजस्व का नियंत्रण एवं वित्तीय विभाग देखना। ठीक, इसका काम था राजस्व का क्या करना? नियंत्रण करना और वित्तीय विभाग को देखना। ठीक, किसका? दीवान या वजीर का। दूसरा कार्य लिखेंगे शाही खजाने की, जो शाही खजाना राजा का हुआ करता था, शाही खजाने का प्रबंध करना कि शाही
खजाना कहाँ से बढ़ेगा का प्रबंध, शाही खजाने का प्रबंध करना, और दूसरा जांच रखना, जांच करना और हिसाब रखना, शाही खजाने की जांच करना, उसका हिसाब रखना और उसका प्रबंधन करना भी दीवान या वजीर का ही कार्य हुआ करता था। जो क्या हुआ करता था, सम्राट के कार्यों का संचालन करता था। आगे की तरफ लिखेंगे, इसमें स्टार बना करके, इसमें असद खां कोष्टक में लिखेंगे औरंगजेब का वजीर, ठीक, औरंगजेब का वजीर। असद खां लगभग 31 वर्षों तक मुगल वजीर बना रहा। ठीक, औरंगजेब का लगभग 31 सालों तक असद खां जो क्या है वजीर बन करके रहा। हमने बताया कि 1681 में जब से औरंगजेब दक्षिण भारत के अभियानों पर दिल्ली के शासन को छोड़कर गया, 1658 में तो उसने बैठा और 1660 से उसने अभियानों को स्टार्ट किया और 1660 से लेकर लगभग 1680 तक अपने दक्षिण भारत के अभियानों पर अपने सेनापतियों को भेजता रहा। ठीक, जिसमें हम लोगों ने कल लोगों को देखा। और इसके बाद पिछली कक्षाओं में, तो इसके बाद हम बाद में 1680 के बाद से जो अभियान स्टार्ट होते हैं 81 से लेकर के 1707 तक, जब तक उसकी मृत्यु नहीं होती, उसने खुद अंजाम दिया। ठीक, तो असद खां उसी समय जब 1681 में दक्षिण भारत के अभियान पर स्वयं चला गया दिल्ली को छोड़कर, तो इसी वजीर के पीछे छोड़कर गया था पूरा दिल्ली का साम्राज्य असद खां, यानी जो औरंगजेब का वजीर था। तो ये 31 वर्षों तक लगभग मुगल वजीर के रूप में बना रहा। ठीक, आगे की तरफ वजीर का मतलब प्रधानमंत्री होता है, यहाँ पर लिख लीजिएगा। आगे की तरफ लिखिएगा सेना का सर्वोच्च अधिकारी, सेना का सर्वोच्च जो अधिकारी क्या मीर बख्शी हुआ करता था। मीर बख्शी होता था। ठीक, जो सेना का सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था, कौन हुआ करता था? मीर बख्शी होता था। ठीक, आगे की तरफ हम देखेंगे, आगे की तरफ इसमें स्टार बनाकर लिखेंगे। लिखिएगा प्रधान जो काजी हुआ करता था, इसी को कहा जाता था क्या? प्रधान न्यायाधीश, या बोला जाता था प्रधान न्यायाधीश, या इसी को बोला जाता था मुख्य न्यायाधीश। और सर्वोच्च, इसके बाद जो ऊपर हुआ करता था वो बादशाह ही हुआ करता था सर्वोच्च न्यायाधीश के रूप में। तो प्रधान काजी कौन हुआ करते थे, देखेंगे इसमें हम। इनका कार्य क्या था? इनका यह न्यायालय से संबंधित कार्यों का संचालन करते थे, जिसमें न्यायालय से संबंधित कार्य का मतलब एक दीवानी और दूसरा फौजदारी। ठीक ना, एक दीवानी न्यायालय होता और एक फौजदारी न्यायालय, दोनों का संभालने का काम प्रधान काजी किया करते थे।
और इनके सहायक जो सहायक हुआ करते थे छोटे छोटे स्तरों पर, ये तो सेंट्रल स्तर पर था, इसके छोटे स्तरों पर जो सहायक हुआ करते थे उनको बोला जाता था काजी के सहायक को। लिखिएगा स्टार बना करके, काजी के सहायक काजी के सहायक ठीक को मुफ्ती ठीक मुफ्ती हुआ करते थे नोट कर लीजिएगा ठीक। जो काजी के सहायक हुआ करते थे प्रधान काजी के, इसकी सहायता के लिए वो मुफ्ती हुआ करते थे जिसकी नियुक्ति प्रधान काजी ही किया करता था ठीक। छोटे स्तरों पर मतलब सब कुछ कार्यों को ये देखते थे, फिर बड़े स्तर पर ये देखता था। फिर इसके बाद भी अगर कोई निर्णय नहीं हुआ तो यहाँ से जाकर के राजा के पास जाता था, क्योंकि सर्वोच्च न्यायाधीश वही था। आगे की तरफ इसमें हम देखेंगे, इसके बाद मिटाने के बाद देखिएगा इसमें मुहस्सिब क्या हुआ करता था मुगल काल में। मुहस्सिब लिखेंगे हेडिंग बना करके, मुहस्सिब क्या हुआ करता था देखेंगे। मुहस्सिब ये जो है मुहस्सिब शरीयत का मतलब यहाँ से है कानून से ठीक। मुहस्सिब शरीयत कानून के अनुसार लिखेंगे प्रजा के कार्यों का निरीक्षण व नैतिक विषयों का देखभाल करना। नोट कर लीजिएगा, जो मुहस्सिब हुआ करता था, मुहस्सिब शरीयत कानून के अनुसार था, प्रजा के कार्यों का क्या करता था निरीक्षण व नैतिक कार्यों का देखभाल करना इसका कार्य हुआ करता था ठीक। यही मुहस्सिब क्या किए और लिखेंगे आगे स्टार बना करके, औरंगजेब के समय में यह हिंदुओं के मंदिरों और पाठशालाओं को हिंदुओं के मंदिरों एवं पाठशालाओं को तोड़ते थे ठीक। इनको जो कि लगाया गया था प्रजा के हितों के कार्य, जो उनके नैतिक कार्य हैं या उनके और भी जो कार्य हैं उनके विषयों की देखभाल करने के लिए। लेकिन औरंगजेब जब आदेश दिया तो उसी के समय में यह मुहस्सिब जो हुआ करते थे ये हिंदुओं के मंदिरों पाठशालाओं को क्या करती है तोड़ने लगे ठीक। आगे की तरफ हम लोग देखेंगे, इसमें लिखेंगे आगे एक हेडिंग बनाकर लिखिएगा इसमें सद्र ठीक। सद्र क्या हुआ करता था लिखेंगे, इसको बोला जाता था प्रधान सद्र ठीक। ये जो हुआ करते थे धार्मिक मामलों को लेकर के देखा करते थे, धार्मिक आवश्यकताओं को किसी संत को या किसी भी पीर को, किसी को भी अगर धर्म से संबंधित व्यक्ति को कोई जरूरत हुआ करती थी तो ये उनको कुछ न कुछ सहायता या जागीर प्रदान करते थे।
कौन सद्र, उस सद्र, जो ये प्रधान सद्र हुआ करते थे। सद्र का अर्थ है यहाँ से ही है कि धर्म से संबंधित जो हुआ करते थे। तो इसमें लिख लेंगे धार्मिक मामलों, धार्मिक मामले, धार्मिक मामले, कामा दान संपत्ति, दान संपत्ति, फिर तथा दायित्व विभाग, तथा दायित्व, धर्म से संबंधित जो विभाग हुआ करते थे, दायित्व विभाग का प्रधान होता था, का प्रधान होता था। ठीक, कौन प्रधान सद्र जो हुआ करता था, ये धार्मिक मामलों के और दान संपत्ति के तथा दायित्व विभाग का क्या हुआ करता था, मुखिया हुआ करता था। और अगर इन संतों को, पीरों को और किसी भी जो इस्लाम से संबंधित थे, अनेक धर्मों से संबंधित थे, अगर जो इनके बातों को मानते थे, जो संबंध रखते थे, अगर उनको कोई आवश्यकता हुआ करती थी, तो मुगल काल में जो प्रधान सद्र हुआ करते थे, धार्मिक कार्यों के लिए प्रधान जो नियुक्त किए गए थे, वो उनकी सहायता एक प्रकार से जागीर दिया करते थे। और जो भी दान संपत्ति में मिलती थी, संपत्ति जो भी दान के रूप में मिलती थी, उसको एक ग्रहण करके रखते थे, उसका हिसाब किताब भी रखते थे। ठीक, आगे की तरफ देखेंगे इसमें हम, इसमें अगला पोस्ट एक मीर ए समा हुआ करता था। क्या, मीर ए समा। ठीक, देखिएगा ये सब जैसे समीक्षा अधिकारी, पीसीएस जैसी परीक्षाओं के लिए प्रमुख है, और वनडे एग्जाम में कभी कभी एक आध इनसे फैक्ट पूछ लिए जाते हैं, बस इसीलिए इनको भी पढ़ना जरूरी है। तो लिखेंगे इसमें जो हुआ करता था मीर ए समा। अगला पोस्ट मीर ए समा, नोट करिएगा, मीर ए समा, मीर ए समा हुआ करता था। क्या, मीर ए समा। मीर ए समा क्या हुआ करता था, लिखेंगे इसमें शाही महल, शाही महल, शाही महल, शाही महल, शाही महल। ठीक, शाही महल के बाद हरम, रसोई। ठीक, हरम एक बार आप गूगल कर लीजिएगा क्या होता है। ठीक, थोड़ा सा इस समय हमारे भी माइंड में नहीं, हरम क्या होता है थोड़ा एक बार देख लीजिएगा। शाही महल, रसोई, इसके बाद लिखेंगे कारखाने, कारखाने इत्यादि के, इत्यादि के, इत्यादि के प्रबंधक होता था, इत्यादि का प्रबंधक होता था। कौन, मीर ए समा। जो मीर ए समा हुआ करता था, इस शाही महल का, हरम का या रसोई, कारखाने इत्यादि का प्रबंधक हुआ करता था। ठीक, लिखेंगे नीचे इसके अधीन, इसके अधीन हुआ करते थे, हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे, लिखेंगे इसमें इसके अधीन हुआ करते थे मुसर्रिफ, मुसर्रिफ, मुसर्रिफ हुआ करते थे, दरोगा हुआ करते थे, दरोगा, फिर तहसीलदार, तहसीलदार एक काम करते थे, इसके अधीन काम किया करते थे मुसर्रिफ, दरोगा और क्या, तहसीलदार। किसके, जो मीर ए समा हुआ करता था, जो प्रबंधक हुआ करता था शाही महल का। ठीक, जो शाही राजा का महल हुआ करता था, उसका प्रबंधक, सब सारी चीजों का प्रबंधन करना, उसकी देखभाल करना, सुरक्षा के विषय को भी ध्यान में रखना। और हरम क्या होता, हमने कहा गूगल कर लीजिएगा इसको। बाद जो रसोई घर है उसका भी ये प्रमुख हुआ करता था, जो कारखाने हुआ करते थे उसका भी प्रबंधक का काम करता था। ठीक, इसके अधीन मुसर्रिफ, दरोगा और तहसीलदार काम करते थे। आगे की तरफ आगे लिखेगा, अब एक केंद्रीय प्रशासन रहा मुगल काल परिदृश्य में, हम लोग लिखेंगे प्रांतीय प्रशासन। ठीक, प्रांतीय प्रशासन। अब हम लोग मुगल काल में प्रांतीय प्रशासन के बारे में देखेंगे। ठीक, प्रांतीय प्रशासन, हेडिंग डालेंगे प्रांतीय प्रशासन। क्या, प्रांतीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन। ठीक, मुगल काल का प्रांतीय प्रशासन। तो
मुगल काल में जो प्रांतों को सूबा बोला जाता था, क्या सूबा, और सूबा के अंदर कई सरकार हुआ करता था। सरकार का मतलब जिला हुआ करता था, क्या सरकार के अंदर जिला हुआ करता था, ठीक। और उस जिला के अंदर गांव हुआ करते थे, गांव के अंदर मीर या दाह हुआ करता था, ठीक। जो छोटे छोटे स्तरों पर बस्तियां हुआ करती थी उसे नागला कहा जाता। तो चलिए देखते हैं इसमें हम कि अकबर के समय में अकबर के जो समय में 12 सूबा हुआ करते थे, सूबा प्रांत हुआ करते थे। अकबर के समय में कुल कितने 12 सूबा हुआ करते थे। फिर बाद में 3 इसने जीत लिया, कौन, खानदेश अकबर ने जीता था, फिर बरार को, फिर इसके बाद अहमदनगर, ठीक। 3 को खानदेश, बरार और अहमदनगर को मिला लिया तो कितना कुल 15 सूबा, यानी 15 प्रांत किसके पास आ गए, औरंगजेब के समय थे, अरे सॉरी अकबर के समय थे। औरंगजेब के समय इसकी संख्या लगभग बढ़कर कहां तक चली गई थी, हमने कब बताया था 22, ठीक। तो आप नोट कर लीजिएगा 21, 20 या 22 सूबा। अलग अलग किताबों में अलग अलग देता है, ठीक। कोई एक सही होगा, लेकिन इसमें से सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण माना जाता है 21 सूबा ही माना जाता है, ठीक। लेकिन कहीं कहीं ये किताबें जैसे दृष्टि IAS या परीक्षा वाली जैसे बुकें 20 को ही मानती है, इसमें बताते हैं कि 15 सूबा था और बाद में ये 20 हुआ, ठीक। तो देखते रहिए, जो भी परीक्षाओं के ऑप्शन में मिले उसको आप लगाइए। सूबा का मतलब प्रांत, यहाँ का जो देखभाल करने वाला हुआ करता था वो सूबेदार कहलाता था। अकबर के समय में कुल 15 सूबा हुआ करते थे और औरंगजेब के समय में कितने हो गए, 20 या 21 करीब सूबा हो गए, ठीक। आगे की तरफ हम इसमें लिखेंगे जिले का प्रशासन, ठीक। जिले का इसमें जो स्तर बटे हुए थे, ठीक। प्रांतीय प्रशासन में जो स्तर हुआ करता था, थोड़ा इसको नोट कर लेंगे। पहले हुआ करता था सूबा, क्या हुआ करता था, सूबा। और सूबा के बाद इसके नीचे हुआ करता था, सूबा के नीचे सरकार, क्या हुआ करता था, सरकार, ठीक। सरकार को ही बोला जाता था जिला, ठीक। जिला के नीचे जो हुआ करता था ये हुआ करता था परगना, परगना के नीचे जो हुआ करता था ये हुआ करता था ग्राम, ठीक। फिर नागला हुआ करता था, जो छोटी बस्तियां हुआ करती थी, ठीक। इसी को बोला जाता था डी, ठीक। अभी आगे आकर हम लोग देखेंगे इसको एक एक स्तर पे। पहले सूबा के जो आगे हुआ करता था ये हुआ करता था केंद्रीय प्रशासन, जहां पर स्वयं बादशाह हुआ करता था, ठीक। तो इसको नोट करेंगे हम लोग, एक एक स्तर पे सभी अधिकारियों को भी पढ़ लेंगे, ठीक। नोट करिएगा, यहाँ पर जो सूबा हुआ करता था, ठीक, एक कई सूबों में बटा हुआ था, तो यहाँ का जो अधिकारी हुआ करता था उसको हम बोलते थे क्या, सूबेदार, क्या, सूबेदार बोलते थे, ठीक। जो देखता था सूबों को, तो कई सूबों में बटा था। हमने बताया ना कि औरंगजेब के समय में लगभग 20 या 21, औरंगजेब और अकबर के समय में लगभग 15 सूबा था। सूबा का मतलब उसमें उतने बड़े बड़े प्रांत हुआ करते थे। और फिर ये सूबा बटा हुआ करता था किसमें, सरकार में, ठीक। तो सरकार का जो इसमें सैन्य अधिकारी हुआ करता था प्रमुख, इसके सैन्य अधिकारी जो सैन्य अधिकारी हुआ करता था इसको कहा जाता था फौजदार। फौजदार का जो कार्य हुआ करता था शांति व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था एवं सुव्यवस्था, क्या, शांति व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था और सुव्यवस्था को बनाए रखना किसका, फौजदार का काम हुआ करता था। कहां पर, जिला में। और इसी जिले में एक और अधिकारी हुआ करता था, नोट करेंगे, हुआ करता था अमल गुजार, एक अलग अधिकारी था, ठीक। नोट कर लेंगे
माल गुजारी अधिकारी, मालगुजारी अधिकारी। ये जो ठीक कर वसूलता था, मालगुजारी एकत्र करता था, ठीक सब कुछ का कर इकट्ठा करके जमा करता था, फिर वहां से सूबा से केंद्रीय प्रशासन की तरफ ट्रांसफर हुआ करता था। एक क्रम था। आगे की तरफ देखेंगे इसमें हम, ठीक आगे की तरफ देखेंगे इसमें जो सूबेदार हुआ, फौजदार हो गया, दूसरा अधिकारी, ठीक इनको अधिकारी का नाम जरूर याद रखिएगा। सूबा पे कौन हुआ करता था? सूबेदार हुआ करता था। जिले पर कौन हुआ करता था? फौजदार हुआ करता था। मेन यही है। परगना में लिखेंगे सिकदार हुआ करता था। यहाँ का जो मुख्य हुआ करता था सिकदार, ठीक सिकदार, यहाँ का सिकदार हुआ करता था। ठीक आप इस तरह से लिख लीजिए तीर बनाकर, मुख्य अधिकारी जो हुआ करते थे, ठीक क्या मुख्य अधिकारी इस तरह से लिख लेंगे तो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। और ग्राम में जो हुआ करता था, ग्राम प्रशासन में यहाँ पर चौधरी हुआ करते थे। ये स्वतंत्र स्वायत्त संस्था थी तो इसलिए चौधरी हुआ करते थे। ठीक यहाँ पर मुगल शासन का कोई भी व्यक्ति नहीं हुआ करता था, बस चौधरी हुआ करते थे। और दूसरा जो यहाँ पर अधिकारी हुआ करता था माल एकत्र करने के लिए, पटवारी हुआ करता था। पटवारी जो आज को लेखपाल बोलते हैं, ठीक पटवारी हुआ करता था जो मालगुजारी को या अन्य चीजों को ग्राम प्रशासन पर क्या किया करता था? एकत्र किया करता था। ठीक इसके बाद नागला हुआ करता था। ठीक नागला में कुछ नहीं हुआ करता था। ठीक छोटी बस्तियां हुआ करती थी। क्या छोटी बस्तियां लिख लीजिए, छोटी बस्तियां। ठीक छोटी बस्तियां नागला को कहा जाता था। जो छोटी छोटी बस्तियां हुआ करती थी जिसे गांव के निचला स्तर होता था, सबसे निचला स्तर, उसी को दिए बोला जाता था, ठीक या मावदा बोला जाता था। ठीक तो हमने क्या देखा कि मुगल काल में सबसे निचला छोटी बस्तियां हुआ करती थी जिसे नागला कहा जाता था, और उसी नागला के बाद मावदा या दी हुआ करता था। गांव के नीचे मावदा या दी छोटे छोटे समूहों में बटा था। फिर ग्राम हुआ करता था। ग्राम का जो प्रमुख हुआ करता था चौधरी कहलाता था, और उसका एक मालगुजारी इकट्ठा करने के लिए, राजस्व को लेने के लिए पटवारी हुआ करता था। फिर परगना आता था। परगना का जो मुखिया हुआ करता था उसको सिकदार बोला जाता था। ठीक परगना में जो सिकदार, इसका कार्य हुआ क्या करता था, थोड़ा सा इसको भी नोट कर लीजिए। ये लिखिएगा वित्त, लिखेंगे वित्त अधिकारी भी शामिल होते थे, ठीक वित्त अधिकारी भी शामिल हुआ करते थे। ठीक क्या, और कानूगो होते थे, कानूनगो। ये भूमियों के मापन जोखन में आज भी कानूनगो काम करते हैं। ठीक तो कानूनगो होते थे, वित्त अधिकारी शामिल होते थे। और लिख लेंगे कार्यालयी कार्य के लिए, कार्यालयी कार्य हेतु, ठीक कारकुन या इसी को बोलते थे क्लर्क होते थे। ठीक कारकुन या क्लर्क होते थे। कहां पर? परगना में। ठीक नोट कर लेंगे इसको। तो ये रहा मुगल काल के साम्राज्य का स्तर। नागला से ग्राम, ग्राम से परगना, परगना से जिला सरकार हुआ करती थी, या सूबा, सूबा से केंद्रीय प्रशासन की तरफ हुआ करता था। ठीक जहां का यहाँ हेड जो हुआ करता था, ये मुखिया हुआ करता था, खुद बादशाह। ठीक कौन? बादशाह। ठीक अभी बादशाह के नीचे बीच में वजीर भी आ जा करते थे जो उसकी सहायता, सारे कुछ की देखभाल करने का काम करते थे। तो अब आगे की तरफ हम लोग देखेंगे मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था। क्या? मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था। मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था। मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था। मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था। मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था।
सैन्य व्यवस्था, मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था। ठीक, जो मुगल कालीन की सैन्य व्यवस्था थी ये 5 स्तरों पर विभाजित थी। ठीक, लिखेंगे यह 5 स्तरों पर विभाजित थी, स्तरों पर विभाजित थी, विभाजित थी। क्या थी? 5 स्तरों पर क्या थी? विभाजित थी। ठीक, पहला लिखेंगे पैदल, पैदल सेना। दूसरा लिखेंगे घुड़सवार सेना, घुड़सवार सेना। पहला पैदल सेना हुआ करती थी, दूसरा घुड़सवार सेना हुआ करती थी, तीसरा तोपखाना हुआ करता था। क्या? तोपखाना, तोपखाना हुआ करता था। ठीक, चौथा लिखेंगे हाथी, हाथी सेना। ठीक, पांचवा लिखेंगे इसमें हम नौसेना। मुगलों की नौसेना नहीं हुआ करती थी। ठीक, कोष्टक में लिख लेंगे पूर्वी बंगाल सरकार के बेड़ा की देखभाल। मुगलों की कोई नौसेना नहीं हुआ करती थी। जो पूर्वी बंगाल की सरकार थी उसके बेड़े हुए करते थे जहाजों के बंगाल में, तो उसको देखना पड़ता था मुगलों को। ठीक, मुगलों की सेना को, तो उसको नौसेना इसके में ही आती थी। तो ये 5 स्तर थे। पहले पैदल सेना थी, घुड़सवार सेना, तोपखाना था, हाथी सेना। ठीक, तोपखाना का जो प्रमुख हुआ करता था वो आतिश बख्शी कहा जाता था। आतिश, ठीक, जैसे पटाखे वगैरह तोप होती हैं जो छोड़ी जाती हैं पटाखे, तो उसको आतिशबाजी बोला जाता था। उसी संबंधित उसको रखा गया था आतिश बख्शी तोपखाने का। ठीक, प्रमुख जो हुआ करता था। और हाथी सेना हुआ करती थी, नौसेना हुआ करती थी। ठीक, मुगल लिखेंगे इसमें मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था ने, स्टार बनाकर लिखिएगा, मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था ने, मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था ने, सैन्य व्यवस्था ने, मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था ने मुगलों को भारत पर, मुगलों को भारत पर लंबे समय तक शासन करने का आधार प्रदान किया, आधार प्रदान किया, का आधार प्रदान किया। ठीक, जो मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था थी मजबूत थी, तभी भारत पर लंबे समय तक क्या शासन करने का आधार प्रदान रहा। ठीक, नहीं तो ये टिक नहीं पाए होते मुगल। जैसे अफगानों ने बीच में क्या किया, हुमायूं को पराजित करके हटा दिया था, उसी प्रकार फिर उसने सेना बनाई और ईरान के शासक का सहयोग लिया। ठीक, जिसके सहयोग के बाद से ही उसने दोबारा मुगल साम्राज्य स्थापित कर पाया। आगे की तरफ लिखेंगे इसमें स्टार बना करके, मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था कई प्रजातियों के लोगों का मिश्रण थी, लोगों का मिश्रण थी। मुगल काल की जो सेना हुआ करती थी इसमें कई जाति के व्यक्ति हुआ करते थे। ठीक, कई प्रकार के लोग थे। कौन कौन? इसमें लिखेंगे पहले तो ईरानी लोग थे। ईरानी के बाद लिखेंगे ईरानी के बाद अफगानी, ईरानी के बाद अफगानी, अफगानी के बाद तुरानी, तुरानी के बाद लिखेंगे इसमें, इसके बाद मुस्लिम, जो भारतीय मुस्लिम सेना हुआ करती थी वो लोग भी साथ दिए। दूसरा लिखेंगे इसमें मराठा भी कुछ आ गए। ठीक, ETC कई लोगों के इसमें मिश्रण थे। ठीक,
इसीलिए ये जीतने में क्या रहे, तुर्कों के, पुराने तुर्कों से। तो कई लोगों के प्रकार की इसमें सेनाएं हुआ करती थी जो अलग अलग तरीके से युद्ध नीतियों को जानती थी, जिसके वजह से मुगलों की सेना मजबूत थी और लड़ने में भी काफी सक्षम थी। ठीक आगे की तरफ इसी सैन्य व्यवस्था को हमारे जो दक्षिण भारत में कंपनियां आकर के व्यापार कर रही हैं, अभी आगे हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास में पढ़ेंगे, वो धीरे धीरे इन्हीं सैन्य व्यवस्था को क्षीण करने का प्रयास करेंगे और अपनी नौसेना जो समुद्र में है, नौसेना शक्ति को मजबूत करके इनको परास्त करके धीरे धीरे कब्जा करेंगे, ठीक अलग अलग तरीके से। तो चलिए आगे की तरफ इसमें हम देखते हैं सैन्य व्यवस्था के अंग, जो मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था के अंग, ठीक सैन्य व्यवस्था के अंग, सैन्य व्यवस्था के अंग, ठीक सैन्य व्यवस्था के अंग, सैन्य व्यवस्था के अंग, सैन्य व्यवस्था के अंग देखेंगे। इसमें सैन्य व्यवस्था के अंग में पहला आता है, इसमें मनसब हुआ करते थे, मनसबदार। मनसब एक पोस्ट हुआ करता था, हमने अकबर के समय में पढ़ा लिया, जो लोग नहीं देखे हैं वो जाकर के पुरानी क्लासों को देख कर क्या है, मनसबदार और उनके सैनिक, और उनके सैनिक, क्योंकि जो मनसबदार हुआ करते थे उनको सैनिक भी मनसब के जो पद पोस्ट पे हुआ करते थे, जो अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी, मनसब के तहत पद प्रदान किया जाता था, उनके साथ सैनिक भी हुआ करते थे। ठीक, तो मनसबदार और सैनिक। दूसरा इसमें अहदी सैनिक, अहदी सैनिक। जो ये अहदी सैनिक हुआ करते थे ये बादशाह के सैनिक हुआ करते थे। कौन? बादशाह के सैनिक। अहदी सैनिक में कोष्टक में लिख लेंगे, बादशाह के सैनिक हुआ करते थे, बादशाह के सैनिक थे, ये बादशाह के सैनिक थे। दूसरा लिखेंगे, अगला नंबर जो इसमें मुगल सेना में सैन्य व्यवस्था के अंग हुआ करते थे, तीसरा दाखिली सैनिक, दाखिली सैनिक। ये जो सैनिक हुआ करते थे, दाखिली सैनिक का मतलब इसमें बादशाह भर्ती करता था, बादशाह भर्ती करता था। जो बादशाह भर्ती करता था यानी सैन्य विभाग तो जो करता था वो करता ही था मुगल काल में, लेकिन बादशाह जो कुछ भर्तियां करता था, ठीक, उनको दाखिल सैनिक बोला जाता था। ठीक, तो आगे की अब हम लोग मनसबदारी व्यवस्था को देखेंगे, फिर मुगल काल में उसके अर्थव्यवस्था को, फिर इसके बाद स्थापत्य कला, चित्रकला और साहित्य में देखेंगे कि मुगलों की साहित्य की व्यवस्था क्या रही है। और जो कुछ भी छूट रहा है, अगर आपको लग रहा है कुछ छूट रहा है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। एक क्लास की बात और है, तो हम मिलते हैं अगली क्लास में। उमाकांत यादव सर जी इस क्लासेज में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।